जय हिंद साथियों, तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, करंट अफेयर का एक और शानदार सेशन में आपके लिए लेकर आया हूं और शानदार सेशन की शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप छोटे छोटे नोट्स बनाते चलेंगे बच्चों, क्योंकि छोटे छोटे नोट्स ही आपके एग्जाम डेज में आपके सबसे बेहतर साथी साबित होने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आप लोग कोशिश करेंगे कि इनके आंसर दे पाएं, क्योंकि देखिए न्यूज़ तो आप लोग देखते ही होंगे। अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम के लिए तो साथ में आप कोशिश करें कि आप लोग आंसर दें। बाकी मैं तो हूं ही एक्सप्लेन करने के लिए, मैं तो बताऊंगा ही आप लोगों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, वेयर विल वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 बी हेल्ड। यहां पे वर्ल्ड फूड इंडिया एक इवेंट है जो कि इंडिया के फूड कल्चर को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने के लिए, इंटरनेशनली ग्लोबली प्रमोट करने के लिए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसका नाम क्या है? वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। ठीक है बच्चे, तो आपको यह बताना है कि ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। आपको ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या है बच्चे? ठीक है, प्रगति मैदान, भारत मंडपम, विज्ञान भवन और इंडिया गेट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये इवेंट क्या है, उसके बाद देखेंगे कि कहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, ठीक है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, ठीक है, कहां पे किया गया है? तो भारत मंडपम पे किया गया है, भारत मंडपम। ठीक है बच्चे, मंडपम कहां पे है ये? तो दिल्ली में है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब ये है क्या? वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 एक फूड एक्सपो है। ठीक है, ग्लोबल फूड एक्सपो है। ग्लोबल फूड एक्सपो का क्या मतलब होता है? यहाँ पे ग्लोबल फूड एक्सपो का मतलब कि बहुत सारे ऐसे खाने के स्टॉल लगाए जाएंगे। जैसे आप लोग जाते हो ना मेले वगैरह में, तो स्टॉल लगे रहते हैं। ठीक है, स्टॉल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे स्टॉल लगाए जाएंगे भारतीय खानों के, और देश विदेश से लोग आएंगे, खाने को टेस्ट करेंगे, चखेंगे। नमकीन होगा, मिष्टी होगा, गुजिया होगा, अलग अलग तरीके की यहाँ पे व्यंजन दिखाई देंगे। और वो लोग विदेशी जो आएंगे, उनको अगर ये खाना पसंद आया तो उस खाने को ग्लोबल लेवल पे पहुंचाने के लिए हेल्प करेंगे वो लोग, इन्वेस्टमेंट करेंगे वो लोग। जैसे मान लीजिए कि हल्दीराम का समोसा है, इस टाइप का लोकल मैंने समोसा बनाया है, एक ऐसा समोसा बनाया है जो कि यहाँ पे 1 महीने तक सर्वाइव कर सकता है, 1 महीने तक सस्टेन कर सकता है। वहां से लोग आए, विदेशों से लोग आए, इस पूरे एक्सपो का मतलब क्या होता है? एग्जीबिशन, यानी कि एक प्रदर्शनी किया जाएगा भारतीय खानों का। वहां पे लोग आएंगे विदेशों से, चखेंगे, बड़ा टेस्टी लग रहा है यार ये तो समोसा। ठीक है, कितने दिन तक रह सकता है? ठीक है, मतलब 20 डेज तक तो रह सकता है। तो वो लोग अब इस खाने की पैकेजिंग वगैरह कैसे करनी है, इसको और ज्यादा दिनों तक सस्टेन कैसे रखा जाएगा, इस बारे में डिसाइड करेंगे और फिर यहां पे इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर इसी खाने के प्रोडक्ट को अपने देश में ले जाएंगे और वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहां पे इंडिया का जो फूड है उसको ग्लोबल पहचान तो मिलेगी ही मिलेगी, और इंडियंस को इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी, एफडीआई भी आएगा। ठीक है बच्चे, तो ये जो एक्सपो है, तो डेफिनेटली अगर एक्सपो है तो स्टॉल्स लगाए जाएंगे। तो यहां पे 17,000 नहीं 1700 प्लस स्टॉल्स लगाए जाएंगे खानों के। ठीक है बच्चे, फूड स्टॉल्स। और ये 1700 जो होंगे ना, वो कहां से होने वाले हैं? 21 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, 21 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से होने वाली हैं, और 10 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की रहने वाली हैं, 10 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की रहने वाली हैं स्टॉल्स। ठीक है बच्चे, यानी कि ये सभी मिल करके कितना स्टॉल्स लगाएंगे? 1700 प्लस स्टॉल्स लगाएंगे। ये बहुत एक मेगा इवेंट है हमारे इंडिया के फूड कल्चर के लिए। अब इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन किया है, याद रखिएगा। ठीक है, उद्घाटन किया है, क्लियर पॉइंट यहां पे। अब उद्घाटन के समय में बेशक उद्घाटन जो मर्जी करे, लेकिन मंत्रालय भी तो इंपॉर्टेंट होता है ना। यानी कि ये जो फूड एक्सपो लगाया गया है, फूड प्रदर्शनी लगाई गई है भारत की तरफ से, इसका मंत्रालय कौन है? तो याद रखना, चिराग पासवान जो है, ठीक है, प्रोसेस फूड मंत्रालय संभालते हैं। ठीक है, प्रोसेस्ड फूड मंत्रालय, प्रोसेस्ड फूड मंत्रालय, ठीक है, फूड मिनिस्ट्री जो है किसके पास है? किसके पास है?
चिराग पासवान के पास है, चिराग पासवान के पास है। ठीक है बच्चे, पासवान के पास है। तो इस हिसाब से चिराग पासवान भी यहां पे प्रेजेंट थे, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहां पे आपका जो क्वेश्चन था वो क्या पूछ रहा था कि कहां पे इसको किया गया है, तो यहां आपको भारत मंडपम में किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे फायदा क्या होने वाला, किस तरीके से फायदा होने वाला है। ये जो एक्सपो है ना, यहां पे 100+ कंट्रीज आने वाली है। कितनी? 100+ कंट्रीज आने वाली हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट करने वाली है, यानी कर रही हैं, जिसमें से 500+ इन्वेस्टर्स आएंगे जो कि भारत में पैसा लगाएंगे, भारत का खाना अगर उनको पसंद आया तो। और डेट क्या रहने वाली है, यानी कि कब से लेकर कब तक ये एक्सपो चल रहा है, तो 25 सितंबर से लेकर के, ठीक है, 28 सितंबर 2025 तक ये चल रहा है। ठीक है बच्चे, यानी कि 28 तारीख को खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहां पे कई मिलियन ट्रिलियन का यहां पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा फूड इंडस्ट्री में। तो कई सारे ऐसे फायदे हो जाते हैं, जॉब्स क्रिएट होंगी, वहां से लोग आके यहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, एफडीआई आएगा, एफआईआई आएगा, तो इंडियन इकोनॉमी को कितना सारा बूस्ट मिलने वाला है यहां पे। ठीक है बच्चे, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला आपके लिए क्या है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड साइन एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद कंपनी इन सितंबर 2025, यानी कि सितंबर 2025 के अंदर में, सितंबर 2025 के अंदर में यहां पे भारत की एक कंपनी है। ठीक है, भारत की एक कंपनी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, क्या नाम है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एक कंपनी है जो कि क्या बनाती है? शिप्स बनाती है, यानी कि जहाज बनाती है। क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। इसने क्या किया है? साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझौता। ठीक है, क्या? समझौता ज्ञापन साइन किया है। अब इसका क्या मतलब होता है? एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट होता है बच्चों, ठीक है, एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, जब दो कंपनियां साथ में काम करना चाहती है ना, तो वो पार्टनरशिप साइन करती हैं। तो यहां पे क्या हुआ है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने एक पार्टनरशिप साइन किया है किस कंपनी के साथ? क्या बनाने के लिए? शिप बनाने के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए। ये आपको यहां पे बताना है। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शंस में Hyundai हेवी इंडस्ट्रीज, HD कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग, मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज, सैमसंग शिप बिल्डिंग। तो करेक्ट आंसर है बच्चे कोरिया की HD शिप बिल्डिंग ऑफशोर इंजीनियरिंग। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे। तो अभी क्या होने वाला है, ठीक है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है, और दूसरा पॉइंट HD कोरिया शिप बिल्डिंग, HD कोरिया शिप बिल्डिंग ऑफशोर ये कंपनी का नाम है। इंजीनियर्स कहां की है भाई साहब? ठीक है, तो कोरिया की है। ठीक है, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और HD कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग जो है, ये दोनों मिलकर शिप बिल्डिंग करने वाली हैं। अब शिप बिल्डिंग कहां पे करने वाली है? ठीक है, याद रखना, भारत के अंदर में शिप बिल्डिंग करने वाली है। और भारत के अंदर में कहां पे? भावनगर गुजरात में। ठीक है, भावनगर गुजरात में ये लोग क्या करने वाले हैं? शिप बिल्डिंग करने वाली हैं, दोनों कंपनियां मिल के। ये ध्यान में आपको रखना है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे। चलिए अब देखा जाएगा कि इसकी कैपेसिटी क्या रहने वाली है। सर क्या शिप बिल्डिंग पहले नहीं होती थी ना? तो ये जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, ये क्या करता था? तकरीबन 5 तक ही शिप बना पाता था एक साल में, इसकी कैपेसिटी हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन अभी जो ये एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट की वजह से कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की जो आपका कैपेसिटी रहने वाली है, वो कितनी हो जाएगी बच्चों? 1,20,000 मैट्रिक टन की। ठीक है, कितनी हो जाएगी कैपेसिटी? 1,20,000 मैट्रिक टन की कैपेसिटी हो जाएगी। अब सर ये मैट्रिक टन की कैपेसिटी कैसे? इसका मतलब क्या है? याद रखिएगा कि जब भी शिप बिल्डिंग होती है ना, तो यहां पे स्टील हो गया, उसका इस्तेमाल होता है, प्लस आयरन का इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारे मेटल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और एक मैट्रिक टन में 1,000 kg वजन आता है। तो ये जो कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की, तो इसकी कैपेसिटी 1,20,000 मैट्रिक टन हो चुकी है एक साल में। इसका क्या मतलब है कि ये 1,20,000 मैट्रिक टन आयरन और स्टील का इस्तेमाल कर सकता है इस यार्ड पे,
यहां पे शिप बिल्डिंग के अंदर में, यानी कि तकरीबन 20-25 शिप्स तो इजीली बना ही सकता है, इतना इसके पास मटेरियल इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटी आ चुकी है। क्यों? अब दोनों मिलकर कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे ना भाई साहब, दोनों मिलकर कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से ये डील साइन की गई है, जो कि भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत ने अभी एक आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया था ना, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया था, उसी के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या होगा, जो भी शिप बन रही है ना आज की डेट में, आप देखना 70-80% तो भारत का ही मटेरियल लगा रहता है उसमें। ठीक है, तो यहां पर भी जो भी बनाया जाएगा 70-80% के आसपास भारत से ही मटेरियल होगा, और जो हम नहीं बना सकते डेफिनेटली वो तो यार इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, लेकिन जितना बना सकते उतना तो बनाएंगे ना। तो यहां पे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किसके साथ? एचडी कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑक्सफोर्ड इंजीनियर्स के साथ, ताकि शिप बिल्डिंग किया जा सके। कहां पे? गुजरात के भावनगर के अंदर में। क्लियर पॉइंट। अब इसके लिए जो बजट पेश हुआ है, बजट साइन हुआ है, वो कितना हुआ है? 3700 करोड़ का बजट टोटल साइन किया गया है हमारी भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज आर ऑब्जर्व्ड ऑन 26 सितंबर, यानी 26 सितंबर को हर साल हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं इनमें से? ठीक है बच्चे, चलिए तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आता है आपका पास इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस। सेकंड ऑप्शन वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, यानी विश्व गर्भ निरोधक दिवस। दोनों बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस, दोनों में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों हम ये दोनों ही दिन यहां पे सेलिब्रेट करते हैं। कौन कौन से? पहला इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, आप लोगों को पता होगा 1945 के अंदर में, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिराया था यहां पे। ठीक है, बॉम्ब गिराया था जापान के, क्लियर पॉइंट, यहां पे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिराया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही मच गई थी। इतनी तबाही मची थी कि आज भी वहां पे बच्चे अपंग पैदा होते हैं, किसी आंख नहीं है, किसी का मुंह टेढ़ा हो रखा है, किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है। इस तरीके से बहुत ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी है। अभी भी आज के डेट में भी आप देख लो, तकरीबन 70 साल के आसपास, हाँ इतना तो हो ही चुके हैं, 75 के आसपास, तो उसका असर आज तक देखने के लिए मिल रहा है। तो दुनिया बहुत डरी हुई है, दुनिया बहुत घबराई हुई है। दुनिया ने यह सोचा, यानी कि सारी कंट्रीज ने मिलकर के ये सोचा है कि क्यों ना इस न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल पर हम लोग रोक लगाएं। तो जिसकी पहली कोशिश की गई थी 1968 में एनपीटी साइन करके, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन किया गया था। ठीक है, जिसमें शर्त रखी गई थी कि ऐसा करते हैं कि अब हम एक एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं बाकी सारी कंट्रीज के साथ कि अब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाई जाएगी। ठीक है, अब कोई न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु बॉम्ब नहीं बनाएगा, और जिन कंट्रीज ने बना लिया है वो कंट्रीज इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी या फिर इसको खत्म करने की कोशिश करेंगी। तो इंडिया ने साइन नहीं किया था। इंडिया ने बोला था साहब कि अच्छा बेटा, तुम लोगों के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, जैसे आप लोगों ने हिरोशिमा नागासाकी पे फोड़ दिया है, कल हमको धमकी देने लग जाओ कि इंडिया हमारी बात मानो वरना आप पे हम बॉम्ब फोड़ देंगे। हम क्या करेंगे भाई साहब, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। तो इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया था, लेकिन हां ये जरूर बोला था कि हम भैया बॉम्ब जरूर बनाएंगे, लेकिन हां नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के साथ, हम पहले इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे, लेकिन हां अगर हमारे ऊपर इस्तेमाल हुआ तो डेफिनेटली अपन लोग भैया चुप नहीं बैठने वाले हैं, अपन लोग भी फोड़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ही 1998 में जो न्यूक्लियर पावर बन गया था हमारा भारत। ठीक है, और उसी के बाद अमेरिका इतना ज्यादा गुस्सा था हमसे कि भाई साहब कई सालों तक उसने हमारे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जितने भी होते थे सब कुछ बैन कर दिया। इनफैक्ट जो हमारे को यूरेनियम दिया करता था अमेरिका, वो यूरेनियम तो ऐसे ब्लॉक किया कि भैया इंडिया तक पहुंचने में बहुत मुश्किल लग गए। 2011 में फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फिर से यूएस के साथ बातचीत शुरू की और यूरेनियम का आदान प्रदान लेना फिर से शुरू किया। अब देखिए, अब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती जा रही है और लोग यानी कि पूरी कंट्रीज अवेयर होती जा रही हैं न्यूक्लियर पावर के विध्वंसक रिजल्ट के साथ। तो 2013 में यूएन एक दिन डिसाइड करता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक डे डिसाइड करती है कि चलो भैया हम 26 सितंबर को हर साल सेलिब्रेट करेंगे क्या
इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, यानी कि हम इस दिन अवेयरनेस फैलाएंगे पूरी दुनिया में, पूरी कंट्रीज को बताने की कोशिश करेंगे कि देखो यार न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल से इतना विध्वंस फैलता है, तो हमें इन सबको रोक देना चाहिए, ये सारी चीजें। तो उसी दिन से हम लोग 26 सितंबर को हर साल क्या मनाते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। और दूसरा पॉइंट आ जाता है बी, वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, ये भी हम लोग 26 सितंबर को ही मनाते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, विश्व गर्भ निरोधक दिवस। अब देखिए, जो आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, अबॉर्शन का ट्रेंड चल पड़ा है, फीमेल फिटिसाइड का एक ट्रेंड तो बहुत पहले से ही है, इन सारे ट्रेंड्स को रोकने के लिए यहां पे हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व गर्भ निरोधक दिवस। अरे यार, अबॉर्शन की नौबत ही क्यों आ रही है, ठीक है, फिटिसाइड की नौबत ही क्यों आ रही है, आप पहले से प्रिकॉशंस रखो ना, पहले से इस्तेमाल करो ना प्रोटेक्शन वगैरह, जिससे कि प्रेगनेंसी हो ही नहीं। अब प्रेगनेंसी से कितने सारे नुकसान होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, फीमेल की बॉडी पे क्या असर पड़ेगा, उसका जो रिप्रोडक्शन है वो आगे चल के बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। इन सारी चीजों के बारे में हमारे यूथ या फिर हमारे देश में बात ही नहीं की जाती है। लेकिन यहां यूनाइटेड नेशन तो बात करेगा ना, उसको तो पूरी दुनिया के बारे में सोचना है ना, वो किसी एक कंट्री के मेंटेलिटी को लेकर थोड़ी चल सकता है। तो उसने यहां पे 26 सितंबर को हर साल क्या सेलिब्रेट करने की कोशिश की है कि विश्व गर्भ निरोधक दिवस। इस दिन हम लोग एजुकेट करेंगे यूथ को कि भाई यूथ को कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है, फैमिली प्लानिंग कैसे की जाती है और अनवांटेड प्रेगनेंसीज को कैसे रोका जा सकता है। इस तरीके के साइंटिफिक मेथड से इन लोगों को अवेयर यहां पे कराया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों डेज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 26 सितंबर 2025 तो खैर इस साल है, लेकिन 26 सितंबर को हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, यानी कि करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a typhoon or tropical cyclone that struck recently in 2025? अभी सितंबर में एक तूफान, एक बहुत बड़ा महाचक्रवात आया था, यानी कि सुपर टाइफून आया था, उसका आप लोगों को नाम बताना है, ठीक है। तो देखिए फिलीपींस वाले एरिया में, ठीक है, फिलीपींस वाले एरिया में यहां पे एक टाइफून आया था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, सुपर टाइफून रगासा, ठीक है, क्या नाम था, सुपर टाइफून रगासा। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे। अब सुपर टाइफून इसको क्यों कहा गया है, ठीक है, इसलिए कहा गया है क्योंकि जो इसकी स्पीड थी शुरुआत में, तो इसकी स्पीड 205 किलोमीटर ही थी, 205 किलोमीटर पर आवर हुआ करती थी। देखिए स्पीड के हिसाब से कैटेगरी बांटी जाती है टाइफून की, यानी कि 119 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है, तो इसको हम लोग कैटेगरी 1 में डाल देते हैं। इससे थोड़ी और ज्यादा है तो कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 ऐसे हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारे पास 209 से ज्यादा जाती है ना, 209 से स्पीड जब ज्यादा जाती है ना, ठीक है, तो हम लोग उसको कैटेगरी 4 में डाल देते हैं, ठीक है, कैटेगरी 4 में डाल देते हैं। और जैसे ही 259 प्लस चली जाती है तो उसको हम लोग कैटेगरी 5 में डाल देते हैं, ठीक है, कैटेगरी 5 में डाल देते हैं। तो ये जो स्पीड थी 205 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से फिलीपींस वाले एरिया में शुरू हुई थी, लेकिन जैसे ही ये आगे चल के हांगकांग पहुंची, आगे चल के हांगकांग पहुंची, चाइना पहुंची, उसके बाद ये नॉर्थ कोरिया पहुंची, ठीक है, तो यहां पे जाते जाते इसकी जो स्पीड थी ना वो बढ़ के 270 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हो चुकी थी। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर टाइफून रगासा। बहुत नुकसान करते हैं भाई साहब, पेड़ के पेड़ उखड़ जाते हैं, बिल्डिंग के बिल्डिंग उखड़ जाती है, जो शिप्स वगैरह है साफ ऐसे पलटती हैं कि जैसे इनको हाथ में लेकर कोई गेम खेल रहा हो, बॉल पटक रहा हो। तो ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको कुछ चीजें याद रखनी है, नाम जरूर याद रख लेना। अच्छा एक और चीज, ठीक है, ये जो आपका सुपर टाइफून रगासा है, जैसे ये फिलीपींस में पहुंचा था तो फिलीपींस में इसका नाम बदल दिया गया था, और नाम बदल के क्या हो गया था, नंदो। यानी कि यह भी पूछा जा सकता है कि फिलीपींस में इसका नाम क्या रखा गया था, नंदो, ठीक है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, विच इंडियन नेवी शिप the second anti-submarine warfare shallow water craft will commission on 6 October 2025। देखिए यहां पे एक इंडियन नेवी शिप की बात हो रही है, ठीक है, याद रखना इंडियन नेवी शिप, आप लोगों ने सुना होगा आईएनएस, जैसे है ना आईएनएस नीलगिरी, इसका मतलब क्या होता है, इंडियन नेवी शिप। तो आईएनएस का मतलब क्या होता है, इंडियन नेवी शिप, ठीक है, समझ रहे हो पॉइंट क्या है, ठीक है। पीएनएस का मतलब पाकिस्तान नेवी शिप, तो एनएस का मतलब नेवी शिप होता है। तो यहां पे क्वेश्चन समझते हैं, यहां पे विच इंडियन नेवी शिप, कौन सी आईएनएस जो है, ठीक है, द सेकेंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट विल बी कमीशन ऑन
6 अक्टूबर 2025। यहां पे एक शिप की बात की जा रही है और उस शिप की कैटेगरी क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, जिसको कमीशन किया जाएगा 6 अक्टूबर 2025 को। पहले सवाल समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि एक ऐसी शिप है जिसको कमीशन किया जाएगा 6 अक्टूबर 2025 को। अब कमीशन का क्या मतलब होता है ये समझ लेते हैं। जब शिप बन के तैयार हो जाती है और वॉर में जाने के लिए तैयार हो जाती है, पानी में उतरने के लिए तैयार हो जाती है, तब उसको हम लोग इंडियन नेवी को सौंप देते हैं कि भैया ये शिप बन के तैयार हो चुकी है, पूरी तरीके से तैयार है, ये लो अब आप इसको इस्तेमाल करो, ठीक है। पानी में उतार दिया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कमीशन करना। क्लियर पॉइंट यहां पे। तो एक ऐसी शिप को कमीशन किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, 6 अक्टूबर, ठीक है, 6 अक्टूबर 2025 को कमीशन किया जाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। एक ऐसी शिप को, ठीक है। अब उस शिप की कैटेगरी क्या है, ठीक है, अब उस शिप की कैटेगरी है एंटी सबमरीन वॉरफेयर। यानी कि एंटी सबमरीन का मतलब क्या होता है, पनडुब्बियों के खिलाफ। जो दुश्मन की जो शिप है पानी के अंदर आ रही है ना, तो हमारी ये वाली शिप पाकिस्तान या किसी भी दुश्मन, चाइना किसी भी दुश्मन की शिप को अंदर ही अंदर पानी में उड़ा देगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ठीक है। शैलो वाटर क्राफ्ट का मतलब होता है बहुत ही गहराई तक पानी में जा करके, ठीक है। तो ये क्या है, ध्यान सुनना, ASWC यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट एक सीरीज है शिप बनाने की, ठीक है। एक सीरीज का नाम है, ठीक है, क्या है ये, एक सीरीज का नाम है जिसका नाम क्या है, ASWC। क्लियर पॉइंट यहां पे, ये एक सीरीज का नाम है। इस तरीके की सीरीज बनाई जाएगी, जैसे घर बनते हैं ना, सेम सेम, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, पांच घर, रो हाउस बनते हैं, उसी तरीके से शिप बनाई जाएंगी। कितनी शिप बनाई जाएंगी, 8 शिप बनाई जाएंगी, जो कि लगभग एक जैसी होंगी। एक शिप, दो शिप, तीन शिप, चार शिप, पांच शिप, 6 शिप, इस तरीके की शिप यहाँ पे बनाई जाएगी। और कितनी शिप होंगी वहां पे, 8 शिप होंगी। तो उस सीरीज का नाम क्या है, ASWC यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, ये सीरीज का नाम है बच्चों, सीरीज का नाम है, ठीक है। और इस सीरीज में कितनी बनानी थी, 8 शिप्स बनानी थी, ठीक है बच्चे, 8 शिप्स बनानी थी। और ये 8 शिप्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया था, तो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ठीक है, GSRE, ठीक है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, ठीक है बच्चे, GRSE कोलकाता की कंपनी है, इसने यहां पे ये बनाया है, ठीक है। और एक प्राइवेट कंपनी जिसने इसकी हेल्प किया है, उसका मतलब क्या है, लार्सन एंड टॉर्बो, ठीक है, कंपनी है, इसने बनाया है, ठीक है, इसने बनाया है, ठीक है, याद रखना। और पूरा डिजाइन विजाइन किसने दिया है, तो GRSE ने, यानी GRSE और लार्सन एंड टॉर्बो ने मिलकर ये शिप बनाई है। और ये शिप क्या है, एक सीरीज है ASWC, जिसमें हमने सोचा था कि 8 एक ही तरीके के हम लोग शिप बनाए हैं, जिसका दूसरा शिप जो है अभी कमीशन किया जाएगा 6 अक्टूबर 2025 को, उसका आपको नाम बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों INS एंद्रोथ, INS एंद्रोथ। क्लियर पॉइंट। तो पहला वाला भी तो होगा सर, अगर दूसरे की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली, ठीक है। तो जो इस सीरीज में जो पहली शिप थी ना, ठीक है, उसका नाम था अर्नाला। क्या नाम था उसका, अर्नाला, ठीक है। और जो दूसरी वाली है ना, उसका नाम क्या था, एंद्रोथ, ठीक है, एंद्रोथ दूसरी वाली का नाम है। और ये दूसरी वाली ही 6 अक्टूबर को कमीशन किया जा रहा है हमारी इंडियन नेवी के लिए। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं, ठीक है, एंद्रोथ नाम क्या है सर, एंद्रोथ नाम क्यों रखा गया है सर, तो देखिए एंद्रोथ हमारा लक्षद्वीप आर्कीपेलागो में, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप आर्कीपेलागो में एक आइलैंड है, ठीक है, आइलैंड है जिसका नाम क्या है, ठीक है, आइलैंड जिसका नाम क्या है, एंड्रोथ। तो इंडिया ये बताना चाहता है कि लक्षद्वीप का जो आइलैंड है ना एंड्रोथ, उस आइलैंड तक हमारी सुरक्षा है भाई साहब, उस आइलैंड तक हम लोग इंडिया की नेवी भेजते हैं, उस आइलैंड तक का एरिया हमारे कंट्रोल में है। तो पाकिस्तान चाइना ज्यादा बकबक मत करा करो, ठीक है, हमारी नेवी की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ रही है और बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं हम लोग, यही साबित करना चाहता है इंडिया। इसी वजह से छोटे छोटे आइलैंड्स के नाम के ऊपर हमारे INS का नाम रख देता है। जैसे अर्नाला है, ये भी एक आइलैंड का ही नाम है, ठीक है बच्चे यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को पूरा माजरा समझ में आ गया होगा। और माजरा क्या है, एक सीरीज बनाई जा रही थी शिप की, ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट सीरीज, जिसमें 8 शिप बनानी थी इंडियन नेवी के लिए, जिसमें से फर्स्ट बना चुका थे अर्नाला नाम की शिप और दूसरी बनाई गई है
एंड्रोथ नाम की, जिसको 6 अक्टूबर 2025 को कमीशन कर दिया जाएगा, यानी कि इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा कि चलो भैया ये रही आपकी शिप और आप इसका इस्तेमाल करो, ठीक है, अपने दुश्मनों के खिलाफ। ठीक है बच्चे, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए, Which institution was launched to ensure time-bound GST dispute resolution in India? भारत में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है, और क्यों किया जा रहा है? ताकि जीएसटी में जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं ना, जीएसटी जैसे मान लो कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं या शॉप वाला हूं, मैंने जीएसटी 5,000 रुपए पे कर दिया है और स्टेट बोल रहा है कि नहीं नहीं आपने पे नहीं किया है, तो दोनों में डिस्प्यूट्स होंगे ना, झगड़े होंगे ना, तो वो झगड़े आम कोर्ट में सुलझाए जाते थे। लेकिन अब वो झगड़े आम कोर्ट में नहीं सुलझाएंगे, वो झगड़े जीएसटी अपीलेट ठीक है ट्रिब्यूनल में सुलझाए जाएंगे। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे, चलिए ट्रिब्यूनल में सुलझाए जाएंगे। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो बनाया गया है, लॉन्च किया गया है, किस लिए? जो कि जीएसटी डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए, यानी कि जीएसटी के जो विवाद हैं, झगड़े हैं जीएसटी से रिलेटेड, उनको सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है? एक तरीके का कोर्ट बनाया गया, जीएसटी कोर्ट कह सकते हो इसको। हम इसको अगर जीएसटी कोर्ट कहें तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है, जीएसटी कोर्ट भी कह सकते हो, ठीक है। हालांकि इसको हम लोग जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं, ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर पॉइंट बचे यहाँ पे, ठीक है। तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल एक ऐसी संस्थान बनाई गई है, ठीक है, जो कि जीएसटी के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेगी, ठीक है। क्लियर पॉइंट बचे यहाँ पे, चलिए। और अब सॉल्व करने का क्या मतलब है कि ये टाइम बाउंड भी होगा, यानी कि ऑन टाइम। ऐसा नहीं है कि भैया आप 2 साल 3 साल 4 साल लगा रहे हो, ठीक है, उसी को नहीं भैया, कस्टमर भैया यहाँ पे सामान खरीद के लेके जा रहे हैं, या फिर मैं व्यापारी हूं, मैं अपना 3-4 साल थोड़ी धंधा बंद करूंगा आपकी वजह से, आपके डिस्प्यूट में तो मैं कोर्ट के चक्कर ही काटता रहूंगा, नहीं। टाइम बाउंडेशन लिमिटेड, कम समय में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को जीएसटी से रिलेटेड सारे के सारे विवादों को सुलझाना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। चलिए, अब इसके जो हेड ऑफिस होगा वो कहां पे रहने वाला है? दिल्ली में रहने वाला है, ठीक है, हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में रहने वाला है। उसके बाद इसके कितने ऑफिसेस होने वाले हैं? ठीक है, 45 लोकेशंस पर, पूरे भारत में 45 लोकेशंस पर, ठीक है, 31 स्टेट्स और यूटीज, 31 स्टेट्स और यूटीज में ऑफिस रहने वाली है। क्लियर पॉइंट, तभी तो वहां के लोकल लोग जाके अपना बातचीत कर पाएंगे, लोकल लोग मुद्दे सुलझा पाएंगे। क्लियर पॉइंट, और ये एक ऑनलाइन फैसिलिटी भी देने वाले, ऑनलाइन पोर्टल भी देने वाले हैं। और ऑनलाइन पोर्टल क्यों देने वाले हैं? ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल ताकि लोगों के लिए वो पहुंच आसान हो जाए। कोई भैया उस कोर्ट में नहीं जा सकता, नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो क्या करेगा? ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर देगा। और वो ऑनलाइन पोर्टल होगा ना, मल्टी लैंग्वेज होगा, ठीक है, मल्टीलिंगुअल होगा। और मल्टीलिंगुअल क्यों होगा? ताकि लोकल लोग भी उसको इस्तेमाल कर सकें अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से। अब पता चल रहा है कि भैया गांव के लोगों को इंग्लिश आती नहीं है और ये पोर्टल पूरा इंग्लिश ही रिसीव कर रहा है, तो वो कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, कैसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर पाएंगे? इसलिए मल्टीलिंगुअल भी बनाया गया है इस ऑनलाइन पोर्टल को, ठीक है बच्चे। और निर्मला सीतारमण जी ने ऑफ कोर्स इसको अनाउंस किया है, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी, ठीक है बच्चे, सीतारमण जी ने ऑफ कोर्स इनको क्या किया है? अनाउंस किया है, ठीक है। एक अच्छा इनिशिएटिव है हमारे देश के लिए। इनिशिएटिव तो आते ही रहते हैं भाई साहब, इंस्टीट्यूशंस तो बनते ही रहते हैं, अप्लाई कितने होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब देखना ये है कि हमारे देश को इससे कितना बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Until when has India restricted import of silver अनस्टडीड ज्वेलरी? अब देखिए, इंडिया ने चांदी के आयात पर, ठीक है, इंडिया ने चांदी के आयात पर रोक लगा दी है, ठीक है, आयात पर। आयात का मतलब क्या होता है? सिल्वर के इंपोर्ट पर, ठीक है, सिल्वर के इंपोर्ट पर क्या लगा दिया है? यहाँ पे बैन कर दिया गया है। और कब तक बैन किया गया है, यही आपको आंसर में बताना है, ठीक है। 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2026, दिसंबर 31 2025, जून 30 2026। तो करेक्ट आंसर इज मार्च 31 2026, ठीक है बच्चे। मार्च 31 2026 तक बैन कर दिया गया है। और क्यों बैन कर दिया गया है, जल्दी से आप लोगों को बताते हैं। देखिए, इंडिया क्या करता है ना, इंडिया थाईलैंड से, ठीक है, इंडिया थाईलैंड जैसी कंट्रीज के साथ, वैसे बहुत सारी कंट्री है लेकिन थाईलैंड से ज्यादातर क्या करता है? सिल्वर इंपोर्ट करता है, ठीक है, सिल्वर इंपोर्ट करता है। और जो थाईलैंड का जो सिल्वर है ना, वो सस्ता पड़ता है भारत को, ठीक है। हमारे भारत के जो व्यापारी है, चांदी में व्यापारी करते हैं, उनको सस्ता पड़ता है। तो भाई वो थाईलैंड से सामान लेके आएंगे, सिल्वर लेके आएंगे, और
इंडिया में बेचेंगे तो सस्ता आएगा, तो इंडिया में सस्ता ही बिकेगा। तो यहां इंडिया के जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, लोकल सिल्वर प्रोड्यूसर्स हैं, सिल्वर के जो बर्तन बनाने वाले हैं, सिल्वर के जो गहने बनाने वाले हैं, उन सबको लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये लोग यहां पे बेच रहे 100 रुपए का, और जो थाईलैंड से आ रहा है वो अपने को पड़ रहा है 80 रुपए का। तो कस्टमर 80 रुपए वाला ही खरीदेगा भाई, सीधी सी बात है। तो यहाँ जो लोकल मैन्युफैक्चरर है ना, उनको बहुत ज्यादा लॉस होने लग गया था। और ऊपर से जीएसटी कह रहे हैं, ऊपर से जो यूएस का ट्रेड वाला सिस्टम चल ही रहा है, 50% जो टैरिफ लगा दिया गया है, इसकी वजह से ऑलरेडी नुकसान हो रहा था हमारे मैन्युफैक्चरर्स का। तो एक और नुकसान हम लोग नहीं झेल सकते थे। तो इंडिया ने ये बोला कि देखो भाई, तुम लोग बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो। एग्जांपल के तौर पे देखें, ठीक है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 4 टन का इंपोर्ट था पहले, 4 टन का इंपोर्ट हुआ करता था। थाईलैंड का एग्जांपल दे रहा हूं मैं एक, ठीक है, और वो बढ़ के देखते ही देखते इस बार 40 टन का हो चुका है इंपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो यार ये देखते हुए हमारे जो लोकल बंदे हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर, उनका डेफिनेटली नुकसान होने वाला है। इस वजह से सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा करो, इसको बंद करो भाई, बंद करो, यानी कि बहुत ज्यादा समय तक तो नहीं, लेकिन 31 मार्च 2026 तक तो इसको रोक ही दो। 31 मार्च 2026 तक तो इसके इंपोर्ट को रोक ही दो, ये आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सर अगर कोई ऐसी बात आ गई जैसे बहुत इमरजेंसी आ गई, ठीक है, और हमको सिल्वर चाहिए ही चाहिए, मेरी कंपनी अरबों रुपए की है, अरबों रुपए की, और डूब रही है सिर्फ और सिर्फ सिल्वर को इंपोर्ट किए बिना, तो मैं क्या करूंगा, उसमें तो मेरे को सिल्वर की जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली, वो तो मेरा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है तो प्रोडक्शन करूंगा ना। अब रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा तो प्रोडक्शन कहां से करूंगा, और मेरा रॉ मटेरियल तो थाईलैंड से ही आता था भाई साहब, ठीक है। तो यहां पे आपको एक परमिशन मिल जाएगी एक्सेप्शनल केसेस में, अगर आपका इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपका नुकसान होगा तो इकोनॉमी का नुकसान होगा, और देश इकोनॉमी का नुकसान भी नहीं झेल सकता है, ठीक है। तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर पॉइंट यहां पे, ये आपको परमिशन देगा कि आप इतना इतना सिल्वर को इंपोर्ट कर सकते हो, तो आप लोग इतना इतना सिल्वर इंपोर्ट कर लेना, अदरवाइज रहने देना भाई साहब, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाउ मेनी S-400 सिस्टम विल रशिया डिलीवर टू इंडिया इन टोटल। देखिए यहां पे क्या होता है कि रशिया से हम लोग हथियार खरीद रहे हैं, रशिया के साथ हम लोग मिलकर कुछ हथियार बना भी रहे हैं। वैसे ही यहां पे हमारे पास एक डील हुई थी रशिया के साथ, ठीक है, रशिया के साथ एक डील हुई थी 2018 के अंदर में, कि रशिया क्या करेगा, ठीक है, S-400 मिसाइल्स हमारे को देगा, ठीक है, मिसाइल्स देगा, और कितनी देगा, तो 5 देगा। क्लियर है पॉइंट, 5 देगा। 5 में जो 4 है वो डिलीवर हो चुकी हैं, 4 जो है डिलीवर्ड हो चुकी हैं, और जो एक है 2026 में डिलीवरी कर देगा, यानी कि टोटल हमारे पास 5 S-400 का सौदा हम लोगों ने रशिया के साथ किया था, ठीक है बच्चे। 5 करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। अब ये S-400 का मतलब क्या है सर, S-400 इसलिए बोलते हैं कि देखो बच्चे, इसकी जो रेंज है, यानी जो रेंज देख सकता है ना, वो आपका 600 किलोमीटर तक को देख सकता है, यानी कि 600 किलोमीटर दूर से अगर कोई ड्रोन आ रहा है, मिसाइल आ रहा है दुश्मन की तरफ से, तो ये देख लेगा, ठीक है, देख लेगा, लेकिन वार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वार करने की क्षमता इसकी सिर्फ और सिर्फ 400 किलोमीटर तक की है, ठीक है। यानी कि इसका हिट टारगेट क्या है, ठीक है, इसका हिट टारगेट क्या है कि कहां तक ये अपने टारगेट को हिट कर सकता है, तो 400 किलोमीटर तक ये टारगेट को हिट कर सकता है, इसीलिए इसका नाम है S-400 मिसाइल। क्लियर पॉइंट बच्चे, यहां पे ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई साहब इंडिया के पास बात करें, ठीक है, तो इंडिया के पास ये नहीं था, और चाइना के पास ये पहले से था, ठीक है। तो चाइना के पास अगर है और इंडिया के पास नहीं है, तो डेफिनेटली भैया हमारे पास तो होना मांगता है, क्योंकि चाइना अपना दुश्मन है, ठीक है। अब डील ये हुआ था कि भैया आप 2021 से लेकर 2024 के बीच में सारी की सारी पांचों की पांचों दे दोगे, लेकिन रशिया में छिड़ गई यूक्रेन की वॉर, जिसकी वजह से इसकी डिलीवरी काफी लेट हो चुकी है, ठीक है। जो पहली वाली आई थी 2021 में आ गई थी, फर्स्ट वाली जो थी ना वो 2021 में आ गई थी, जिसको हम लोगों ने पंजाब वाले रीजन में डिप्लॉय किया है, ठीक है, पंजाब वाले रीजन में डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक है। अब इसकी जो मारक क्षमता देख लो 400 किलोमीटर की है, तो भाई बीच में रखो, 400 इधर भी देख लेगा, 400 इधर भी देख लेगा, ठीक है। और इस तरीके के 5 हमारे पास मिसाइल है, तो ओवरऑल देखा जाए तो हमने तकरीबन नॉर्थ के सारे फ्रंट को सुरक्षित कर लिया है, ठीक है। ये हमारे S-400 हमने 5 खरीदे हैं, कहां से, रशिया से, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या आता है।
Which visa allows young STEM professionals to work in China without a domestic employer? ठीक है, अब देखिए, जैसे ही अमेरिका ने H1B वीजा को खत्म किया, ठीक है, खत्म क्या किया है, उसकी फीस बढ़ा दी है, तो इनडायरेक्टली खत्म ही कर दिया है। ठीक है, देखिए यूएस ने क्या किया था, H1B वीजा हुआ करता था जिसमें से 85,000 वीजा वो इशू किया करता था। ठीक है, H1B वीजा, ठीक है, H1B वीजा यूएस इशू करता था कितने, 85,000 लोगों को, जिसमें से 65,000 तो रेगुलर हुआ करते थे और 20,000 को बढ़ाया जा सकता था, जिसमें कि 71% कौन हुआ करते थे, ठीक है, हमारे भारतीय भाई बंधु हुआ करते थे, भारतीय हमारे प्रोफेशनल्स हुआ करते थे, जो कि वहां पे जाके काम करते थे, वहां पे जाके अमेरिका में अपने रोजी रोटी चलाते थे। अभी इसने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी फीस बढ़ा करके $1,00,000 कर दिया है। यानी कि भारतीय करेंसी की बात करें तो 88 लाख रुपीस की बात कर रहा है। तो भैया यानी कि अगर आपको यूएस में काम करना है तो 88 लाख हर साल पर ईयर फीस देनी पड़ेगी, कहां, यूएस गवर्नमेंट को। अब यार 88 लाख जिसको मैं फीस ही भर दूंगा वहां रहने के लिए, तो मेरी सैलरी कम से कम तो 2-3 करोड़ होनी चाहिए ना, तब तो कहीं मैं 88 लाख का पैकेज दूंगा, और 2-3 करोड़ सैलरी कितने लोगों की है, बहुत ही कम लोगों की है। यानी कि एक तरीके से वीजा की फीस बढ़ा के डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग इंडियंस का यूएस में एंट्री को बैन कर दिया है। अब देखिए इसे ही कहते हैं जियोपॉलिटिक्स। जैसे ही ये खबर मार्केट में आई वैसे ही चाइना ने के वीजा लॉन्च कर दिया। चाइना ने कहा अरे कोई टेंशन नहीं है, टेंशन ना लो, ठीक है, मैं इशू कर रहा हूं भाई साहब, मैं क्या इशू कर रहा हूं, के वीजा इशू कर रहा हूं, क्या के वीजा इशू कर रहा हूं। तो जो लोग भी H1B वीजा की वजह से नहीं जा पा रहे यूएस में, वो चाइना में आ जाओ ना, के वीजा याद रखना, ठीक है। और क्यों, क्योंकि देखिए 65,000 प्लस लोग तकरीबन अगर यूएस में काम कर रहे हैं, भारत के जाके गूगल में काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड्रॉइड के लिए काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, सत्या नडेला हो गए, सुंदर पिचाई हो गए, भैया दिमाग देख रहे हो, यूएस में आईटी सेक्टर चलता ही भारतीयों के वजह से, और ये बात चाइना को पता है। तो चाइना ने क्या सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा इजी सा आसान सा वीजा निकाल दूं जिससे जितने भी भारतीय दिमाग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, जो अब यूएस नहीं जा पाएंगे, उनको मैं चाइना लेके चलता हूं। तो जिस तरीके से यूएस ने तरक्की की है भारतीय दिमाग का इस्तेमाल करके, अब चाइना उसी दिमाग का इस्तेमाल करके तरक्की करना चाहता है। इसी वजह से उसने उन इंडियंस के लिए क्या निकाल दिया है, कि वीजा निकाल दिया है। वैसे निकाला तो सभी के लिए है, लेकिन इंडियंस को यहां पे बेनिफिट मिलने वाला है, तो स्पेशली इंडिया के लिए ही निकाला गया है, क्योंकि यहां पे साफ दिखाई दे रहा है 71%, 71% तो यूएस में इंडियंस ही जा रहे थे ना इस H1B वीजा के जरिए, तो वो सारे के सारे अब कहां चलेंगे, चाइना में। तो सर H1B वीजा में इसमें फर्क क्या है, तो इन दोनों में फर्क ये है बेटे, ठीक है, कि H1B वीजा जो था ना, ठीक है, पहले तो कॉस्टली पड़ता था, ये आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। H1B वीजा में आने जाने की रिस्ट्रिक्शन थी, एंट्री की और एग्जिट की रिस्ट्रिक्शन थी, ठीक है, तो ये एंट्री फ्री रहेगा, ठीक है, एंट्री फ्री, यानी कि मल्टीपल एंट्री कर सकते हो यहां पे, ठीक है, के वीजा में आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल एंट्री कर सकते हो, यानी कि खूब सारे त्योहार मनाओ ना जाके भारत में भाई, छठ मनाओ, दिवाली मनाओ, दशहरा मनाओ, मम्मी का जन्मदिन, पापा का जन्मदिन, भाई का जन्मदिन, मेरा जन्मदिन, सब भारत में जाके मनाओ, मल्टीपल एंट्री है, कोई रोक टोक वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको चाइना में किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं है, किसी भी स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है, ठीक है, नो नीड ऑफ, ठीक है, नो नीड ऑफ स्पॉन्सरशिप, याद रखना, स्पॉन्सरशिप की कोई भी जरूरत नहीं होने वाली है यहां पे, यानी कि ऐसा नहीं कोई आपकी गारंटी ले, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहां पे याद रखना, आपको किसी एम्प्लॉयर की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। H1B वीजा में क्या होता था कि आप जब जाते थे, ठीक है, और यूएसए में जब जाते थे तो आपको कोई ना कोई एम्प्लॉयर बुलाता था, नौकरी पहले लगती थी, उसके बाद आप यहां से जाते थे, आप वहां पे जाके नौकरी नहीं ढूंढ सकते थे। लेकिन इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है एम्प्लॉयर की, आप जाओ जाके नौकरी ढूंढो, ठीक है, इस बात का सबूत भी, इस बात का प्रावधान भी यहां पे। उसके बाद ठीक है, खुद का बिजनेस भी कर सकते हो, उसके बाद खुद का बिजनेस भी करने का प्रावधान है। यानी इतनी सारी यार आपको आजादी दे रहा है चाइना, और सिर्फ इसलिए चाइना दे रहा है ताकि आप H1B वीजा के सताए हुए हो, तो आपका दिमाग तो है आपके पास, नो डाउट, तो आपके दिमाग का इस्तेमाल अब चाइना करना चाहता है। जो ही काम कुछ टाइम पहले तक यूएस करता आया था, और यूएस देख लो आज कहां पे पहुंचा हुआ है। तो अब आज शायद
चाइना जो है, ठीक है, इस तरीके से काम करना शुरू कर देगा। अब देख सकते हो, मतलब मैंने यार बहुत पहले एक साइबर वॉर सुना था, ट्रेड वॉर सुना था, इंफॉर्मेशन वॉर तक भी सुन लिया था, ये वीजा वॉर में पहली बार सुन रहा हूं। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई साहब चाइना इंडिया पे इतना मेहरबान हो जाएगा कि इंडियंस के लिए एक स्पेशल वीजा खोल देगा कि चलो भैया ठीक है, इंडियंस के लिए एक स्पेशल वीजा खोल देते, के वीजा, सारे इंडियंस यहां पे आ सकते हैं, ठीक है। बट खैर ये तो जियो पॉलिटिक्स है भाई साहब, ठीक है, काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इंडियन जाते हैं या नहीं जाते हैं इंडियंस के ऊपर है, या फिर गवर्नमेंट क्या करती है, इंडियन गवर्नमेंट जिस तरीके से चाइना फायदा उठाना चाहता है हमारे दिमाग का, भैया अपने ही लोगों का दिमाग का फायदा आप क्यों नहीं उठा रहे हो? आप ही कोई ऐसी पॉलिसी लगा दो ना, आप ही इनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दे दो ना कि ये लोग भैया फॉरेन में ना जाएं, इंडिया में ही सेटल हो जाए, तो सोचो कितना टैलेंट इंडिया में आ जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए अगला आता है, हु ऑथर्ड वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर किताब, ठीक है। देखिए किताब लिखी गई है जिसका लेखक का नाम आपको बताना है। किताब का नाम क्या है? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, यानी कि संविधान क्यों मायने रखता है, संविधान क्यों मायने रखता है, ठीक है। ये ऐसा किताब का नाम है, याद रखें, ठीक है। तो ये किताब किसने लिखी है? तो ये किताब लिखी है भाई साहब हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर CJI DY चंद्रचूड़ ने लिखी है, ठीक है, चंद्रचूड़ ने लिखी है ये किताब। क्लियर पॉइंट। ये हमारे 50th CJI थे, 50वें नंबर के CJI थे, 2022 से लेकर के 2024 के बीच में CJI थे। लेकिन 2016 से लेकर के 2022 के बीच में ये क्या थे, ठीक है, जज तो थे ही सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन चीफ जस्टिस नहीं थे, ठीक है, याद रखना, चीफ जस्टिस नहीं थे, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे। क्लियर पॉइंट, यहां पे याद रखिएगा, क्लियर पॉइंट। और उसके बाद 2013 से लेकर के 2016 के बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, याद रखना, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी ये रह चुके थे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है और इन्होंने पूरा तकरीबन कार्यकाल अपना 30-35 साल का रहा है। तो अपना जो टोटल एक्सपीरियंस है लीगल मैटर्स के अंदर, या टोटल एक्सपीरियंस आपको मान लो 20 से 25 साल तक का एक्सपीरियंस को इस किताब में लिखा हुआ है कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन मैटर करता है। इनकी जो किताब में इनका एक्सपीरियंस आने वाले लॉयर्स को, आने वाले जजेस को बहुत सारे ऐसे गाइडेंस देगा, बहुत सारे ऐसे सीख देगा जिनका इस्तेमाल करके ये नए लॉयर्स, नए जो जज आने वाले हैं, इनको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। तो जो किताब का नाम है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के महत्व को बताया गया है, क्यों किसी भी कंट्री के लिए संविधान जरूरी है, संविधान के बिना कंट्री आत्मा के बिना शरीर हो जाता है, कुछ इस तरीके का यहां पे उन्होंने व्याख्या करने की कोशिश की है। ठीक है बच्चे, तो चंद्रचूड़ साहब ने ये किताब लिखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलॉन्ग विद द CDS यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, अलॉन्ग विद द CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, याद रखना, ठीक है। CDS का फुल फॉर्म क्या होता है? कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ठीक है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ठीक है, CDS का फुल फॉर्म होता है और एक पद भी है। ठीक है, तो CDS के अलावा हमारे चौहान साहब, ठीक है, जो हमारे अनिल चौहान साहब, जनरल अनिल चौहान जो हैं, अनिल चौहान और कौन सा पद संभाल रहे हैं, ये आपका सवाल है। ठीक है बच्चे, यानी कि ये हमारे चौहान साहब है, अनिल चौहान, ठीक है, अनिल चौहान है, जनरल अनिल चौहान जो है, ये CDS के अलावा यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के अलावा इनमें से और कौन सा पद संभालते हैं? ठीक है, डिफेंस सेक्रेटरी है, या फिर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स हैं, या फिर आर्मी के चीफ हैं, या फिर चीफ ऑफ नेवी स्टाफ हैं। ठीक है बच्चे, तो करेक्ट आंसर आपका सेक्रेटरी हैं, किसके? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के, यानी कि DMA के। चलिए अब इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दिखाई देगा CDS। CDS क्या है? ठीक है बच्चे, तो CDS है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, यानी ट्राई सर्विसेज को मैनेज करने के लिए एक पद है। अब ट्राई सर्विसेज का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो आर्मी हो गया, ठीक है, एयरफोर्स हो गया, ठीक है, ध्यान सुनना, पूरी कहानी को इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया और आपका नेवी हो गया। ठीक है, तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती थी कारगिल वॉर के अंदर में। नो डाउट कारगिल वॉर हम लोग जीत गए थे, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था हमारा। तो जैसे हम लोग कारगिल वॉर जीते तो उस टाइम में 1999 में एक सवाल उठा
कि यार हम इतने लॉस के बाद जीते हैं, क्या फायदा, इस लॉस को कम भी तो किया जा सकता है। तो यहां पे कारगिल रिव्यू कमिटी बनाई गई 1999 में, ठीक है बच्चे, कारगिल रिव्यू कमिटी बनाई गई 1999 के अंदर में, ठीक है। अब इस कमिटी को यह काम सौंपा गया कि आपको पता लगाना है कि हम और कम नुकसान में कैसे इस वॉर को जीत सकते थे और हमने कारगिल में क्या क्या खोया है। तो यहां पे कारगिल रिव्यू कमेटी ने यह बताया कि भाई साहब देखो, आप लोगों में एक ही समस्या थी, ठीक है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता था। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, बॉर्डर मूवी, कि सुबह के 4 बजे तक वो क्या नाम होता है उस सेक्टर का यार, जैकी श्रॉफ एयरफोर्स में होता, वेट करता है कब टाइम हो, कब टाइम हो, कब टाइम हो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, उनको कोऑर्डिनेशन बन गया तो परमिशन नहीं मिल पा रही है। क्यों? परमिशन देने के लिए हेड होना चाहिए। आर्मी वाला बोल रहा है एयरफोर्स वालों को आ जाओ भैया, यहां पे हम फंसे पड़े हैं, एयरफोर्स वाला बोल रहा है ऊपर से परमिशन नहीं आ रही है। तो भैया कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन का गैप तो था, ये ऐसा बताया गया कारगिल रिव्यू कमेटी में। तो उस गैप को खत्म करने के लिए डिसाइड किया गया क्यों ना एक ऐसा पद बना दिया जाए जिस पद में तीनों का हेड एक ही हो, ठीक है। तो यहां पे इसीलिए कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज नाम का एक पद बनाया गया 2019 में, ठीक है बच्चे, 2019 में सीडीएस बनाया गया। और 15 जनवरी 2026 को 15 जनवरी 2026 बोल रहा हूं 2020 को विपिन रावत को यहां पे क्या बनाया गया, पहला सीडीएस बनाया गया था। क्लियर पॉइंट बच्चे, यहां पे पहला सीडीएस विपिन रावत को, ठीक है। और दूसरे जो सीडीएस थे हमारे, सेकंड सीडीएस हैं अनिल चौहान साहब। सेकंड सीडीएस जो है, ठीक है, जनरल अनिल चौहान साहब हैं, ठीक है, अनिल चौहान साहब हैं, जिनकी तस्वीर आप यहां पे स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है बच्चे। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इनका कार्यकाल अभी 2025 में खत्म होने वाला था, तो इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, इनके टेन्योर को बढ़ा दिया गया है, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया गया है। और एक्सटेंड क्यों कर दिया गया है? क्योंकि देखिए अभी आर्मी में ना एक थिएटर सिस्टम लाया जा रहा है, ठीक है, एक थिएटर सिस्टम आर्मी के अंदर में लाया जा रहा है। अब थिएटर सिस्टम क्या होता है? थिएटर का मतलब क्या होता है? थिएटर का मतलब क्या होता है? जोन, ठीक है, जोन होता है। अब ये एक रिक्वायरमेंट आई है कि देखो जितने भी जोन है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, अगर हम भारत की बात कर लेते हैं तो आर्मी के 7 जोन है, इंडियन आर्मी के 7 जोन है, याद रखिएगा 7 जोन है, और एयरफोर्स के भी 7 जोन है, और नेवी के 3 जोन है, ठीक है बच्चे। अब ये अलग अलग काम करते हैं, तो अभी इंडियन आर्मी में क्या हो रहा है कि थिएटर सिस्टम लॉन्च हो रहा है, ठीक है, और थिएटर कमांड लॉन्च हो रहा है। थिएटर सिस्टम और थिएटर कमांड दोनों एक ही बात है। थिएटर कमांड लॉन्च हो रहा है, जिसमें क्या किया जाएगा, ये जितने भी कमांड्स दिखाई दे रहे हैं ना, एक एरिया के सारे कमांड्स को एक कमांडर दे दिया जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। जैसे कि मान लो पाकिस्तान वाला एरिया है, उस एरिया में, नॉर्दर्न एरिया में जितने भी यहां पे कमांड्स हैं ना, ठीक है, हो सकता है आर्मी के 2 कमांड है, नॉर्दर्न एरिया में आर्मी के 2 कमांड है, एयरफोर्स के 2 कमांड है, और नेवी का एक भी कमांड नहीं है नॉर्दर्न वाले एरिया में, ठीक है। तो आर्मी के 2 कमांड और एयरफोर्स के 2 कमांड, इन चारों कमांडों का हेड अगर हम एक ही बना दें तो कोऑर्डिनेशन कितना ईजी हो जाएगा ना। तो ये काम अभी चल रहा है, बीच में है, जिसके लिए एक कॉन्टिन्यूअस लीडरशिप की जरूरत थी। इसी वजह से जो सीडीएस अनिल चौहान है, इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, और यही आपका सवाल था, ठीक है। तो सीडीएस के साथ साथ अभी अनिल चौहान साहब कौन सा ऐसा पद संभालते हैं? तो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी कि डीएमए संभालते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये था आज का सेशन, आज का करंट अफेयर। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और पहले सेकंड से लेकर के लास्ट के सेकंड तक एनर्जी सेम लेवल पर बरकरार रही थी, ठीक है बच्चे। तो चलिए अगले सेशन में फिर से मिलेंगे सेम जोश और जुनून के साथ। लेकिन हाँ, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को पढ़ाने में यार। कुछ टाइम के लिए थोड़ा गैप जरूर हो गया था, क्योंकि मेरी तबियत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन हाँ, दोबारा मैं वापस आ गया हूं, कमबैक हो चुका है, और फिर से उसी तरीके से हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई को शुरू करेंगे और एग्जाम को टारगेट करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।